अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है खूनी कहावत एपिसोड नंबर 9। अख्तरा ने ठाकुर साहब की तरफ देखा और उसने अपने होंठों पर हाथ रख लिया, जैसे अपनी चीख को दबाने की कोशिश कर रही हो, और उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं आया था। उसे शायद अभी अभी होश आया था। मेजर ने आगे बढ़कर उस लाश पर से चादर उठा दी। वो न्यूरेशन की लाश थी। उसकी गर्दन टूट गई थी और उसकी खोपड़ी पिचकी हुई थी। अख्तरा ने भी अपने भाई की लाश देखी, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू तक ना निकला। पूर्णा बहुत हैरान हुई और फिर सोचने लगी, शायद सदमे के बायस अंतरा कुछ महसूस करने के काबिल नहीं हुई है। न्यूरेशन और अख्तरा की मोटर उल्ट जाने से बिल्कुल नाकारा हो चुकी थी और उसकी छत बिल्कुल बैठ चुकी थी। हमें उस मोटर को सीधा कर देना चाहिए, मेजर संग्राम ने कहा। वहाँ खड़े हुए लोग ये देखकर हैरान रह गए थे कि आने वाले लोग उस औरत को जानते थे जो ज़ख्मी हो गई थी और खूबी तकदीर के बहस मौत के चुंगल से बच गई थी। मेजर ने मोटर सीधी करने के लिए कहा तो सब उस पर पल पड़े और मोटर को सीधा कर दिया गया। आप कहाँ जा रही थी? मेजर ने अख्तरा से पूछा। बटरा, लेकिन आपको तो हमारे साथ चलना होगा, मेजर ने कहा। अख्तरा मेजर किस बात का मतलब समझ गई। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि एक गिद्ध के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ठाकुर साहब पर वो चीख सुनकर एक लम्हे के लिए कपकपी तारी हो गई। मेजर मुस्कुराया। वो अंतरा की मोटर की तरफ बढ़ा और उसने मोटर की पिछली नशस्त पर रखा हुआ एक बड़े कैमरे का केस बाहर निकाल लिया और एक मदारी की तरह उसका ढक्कन खोलने से पहले मेजर ने कहा, ठाकुर साहब, ये रहा आपका वो गिद्ध। ये कहकर मेजर ने कैमरे के केस का ढक्कन ऊपर उठा दिया और उसमें से एक गिद्ध ने अपना सर बाहर निकाला और फिर वो ज़ोर से चीखा, लीजिए, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मेजर ने कहा। ठाकुर साहब उस गिद्ध को फटी फटी आंखों से देखते रहे। वहाँ जमा लोग भी हैरत से उस गिद्ध को देख रहे थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेजर ने कैमरे के केस का ढक्कन गिरा दिया और अख्तरा के करीब जाकर पूछा, आपने क्या फ़ैसला किया? फैसला आपको करना है, मुझे नहीं, अख्तरा ने कहा और फिर वो अपने भाई की लाश की तरफ देखने लगी। हम इनको भी साथ ले चलेंगे, मेजर ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। हमें आपका ये सामान अपनी मोटरों के पीछे बांधने में देर नहीं लगेगी। लोगों ने जब ये देखा कि उस औरत के जान पहचान के लोग उसे वापस अपने साथ लिए जा रहे हैं तो उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया कि वो एक भारी जहमत से बच गए। वो अपने ट्रकों की तरफ बढ़े। आधे घंटे में तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए। न्यूरेशन की लाश मेजर की कार की पिछली नशस्त पर रखवाकर प्रदीप मेजर के पहलू में जा बैठा। ठाकुर साहब की कार में पूर्णा, अख्तरा, नाना राय बैठे। वो शाम को वापस पहुंचे। मेजर ने अपनी कार न्यूरेशन स्टोर के करीब रोक ली। ठाकुर साहब ने अपना कार मेजर संग्राम के करीब लाकर कहा, आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? कुछ देर तक हमें यहीं रुकना मुनासिब है, मेजर ने कहा और फिर अख्तरा से मुखातब होगा। इस दुकान की चाबियां आपके पास हैं। उसकी हर चाबी मेरे पास रहा करती थी, अख्तरा ने दुकान की तरफ बढ़ते हुए कहा। कुछ लोग वहां जमा हो गए थे। लोग हर अजीब बात की छानबीन के लिए सदा मुश्ताक रहते हैं और उनको हैरत हो रही थी कि अख्तरा वापस आ गई। उसका भाई उसके साथ क्यों नहीं आया? मेजर ने अपनी कार में न्यूरेशन की लाश कुछ इस तरह रखवाई थी कि जब तक कार के नज़दीक कोई आकर झांक कर ना देखे तब तक कोई भी कुछ इस अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। प्रदीप, तुम कारों की निगरानी करो और किसी को भी दोनों कारों के नज़दीक ना आने दो, मेजर ने कहा और फिर अंतरा के पीछे दुकान के अंदर दाखिल हुआ। ठाकुर साहब, पूर्णा और नाना राय चंद लम्हों के बाद दुकान के अंदर चले आए और उन्होंने एक मेज़ के गिर्द मेजर और अख्तरा को बैठे हुए देखा। वो एक हसीन औरत थी। जब ठाकुर साहब, पूर्णा और नाना राय भी बैठ चुके तो मेजर ने कहा, क्या आप जानती हैं कि मैं एक पुलिस अफीसर हूँ? जी हाँ, कल रात ही मेरे भाई ने उस शक का इजहार किया था कि ठाकुर साहब के यहाँ जो मेहमान ठहरे हुए हैं वो पुलिस अफसर हैं। यही वजह है कि मेरे भाई ने यहाँ से चल देने का फ़ैसला किया। क्या हमेशा के लिए?
नहीं, हम कुछ दिनों के बाद फिर वापस आना चाहते थे। खूब, मेजर ने कहा। आप एतरा व्यूकर है ना? एतरा ने फर्दे इस्तजाब से मेजर की तरफ देखा और बोली, अच्छा तो आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं, और आपका भाई न्यूरेशन व्यूकर है। जी हाँ, ऐसा मालूम होता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है कि ठाकुर ख़ानदान और व्यूकर ख़ानदान में दरीना अदावत चली आ रही है। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको मालूम था कि आपका भाई कल रात कहाँ कहाँ गया था? मुझे मालूम था। आपका भाई जो कुछ कर रहा था, आप उसकी इन हरकतों की हमायत करती थी? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे बहुत समझाया करती थी कि पुरानी बात को इतनी दूर तक घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मेरा भाई एक बटीला आदमी था। क्या आप ये जानती हैं कि आपका भाई अगर आज हादसे का शिकार ना होता तो कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता? मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। मेजर ने मुबालगे से काम लेते हुए कहा। आप चौंका मेरी तमाम बातों का बड़ी साफ गोई से जवाब दे रही हैं, इसलिए क्या मैं पूछने की जुर्रत कर सकता हूं कि क्या आपके भाई ने ही ठाकुर साहब के बड़े भाई बलराम सिंह का खून किया या गोली मारकर हलाक किया था? जी हाँ, एतरा ने फ़ौरन जवाब दिया। ठाकुर साहब मेजर के सवालात और एतरा के जवाबात पर चौंक पड़ते थे और उनकी आंखों के सामने 400 साल की तारीख के वर्क खुलते जा रहे थे। क्या आपने इस कत्ल में अपने भाई का साथ दिया था? नहीं, मैंने तो उसे कत्ल से रोकने की कोशिश की थी। मैं तो उस कत्ल को बेमैनी और बेफ़ायदा समझती थी। मुझे ये यकीन था कि मेरा भाई जो कुछ कर रहा है उससे हम भारी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या आपने कभी किसी को कत्ल किया है या किसी को कत्ल करने में मदद की है? कभी नहीं। मैं आपकी साफ गोई से ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप सच बोल रही हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, और वो है गिद्ध की बात। गिद्ध हमारे ख़ानदान का हमेशा पालतू जानवर रहा है। मेरे भाई ने मुझे बताया था कि गिद्ध 400 बरस से हमारे ख़ानदान में मौजूद रहा है। उसे ख़ास तौर से पाला जाता है कि ठाकर ख़ानदान को हरासा किया जाए और उसको यकीन दिलाया जाए कि बददुआ अपना काम करके रहेगी। हाँ, गिद्ध को पालने का यही मकसद था। गिद्ध को एक ख़ास किस्म की चीख बुलंद करने की तरबियत दी जाती थी। अब घोड़े पर सवार होकर कैमरे के केस में गिद्ध अपने साथ ले जाती थी। क्यों? मेरे भाई मुझे मजबूर किया करता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कातिल का साथ दिया करती थीं, मेजर ने कहा, और एहतरा खामोश रही। क्या आपके भाई के पास ऐसा कोट भी था जिस पर आपके व्यूकर ख़ानदान का निशान एक बैज की सूरत में लगा हुआ है? जी हाँ। जब आपका भाई बलराम सिंह को गोली मारकर हलाक करने गया था तो क्या उसने वो कोट पहन रखा था? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मरने से पहले बलराम सिंह ने अपने छोटे भाई ठाकुर साहब को ये बताया था कि वो 3 सितारे से खबरदार रहें। आपके ख़ानदानी निशान में 3 सितारे हैं ना? हैं। आपका भाई हवेली में क्या चुराने जाया करता था? एक नक्शा। नक्शा? कैसा नक्शा? आप हवेली का शायद ये भेद नहीं जानते। एतरा ने कहा कि जब व्यूकर ख़ानदान को इस हवेली से निकलना पड़ा तो उसने अपना ख़जाना ज़मीन में दफना दिया और उसका नक्शा बड़े संदूक में लकड़ी के व्यूकर को खोखला करके उसके अंदर रख दिया। संदूक के बाहर से ये पता लगाना मुश्किल है कि लकड़ी किस जगह से खोखली है। संदूक की लकड़ियों को खोलकर ही इस बात का पता लगाया जा सकता है। मेरा भाई वो नक्शा हासिल करने के लिए जाया करता था ताकि ख़जाने का मालिक बन सके। वो नक्शा उसके हाथ ना लग सका और मैंने उस खजाने का राज बता दिया है। अगर ठाकर साहब को एतराज़ ना हो तो मैं वो निसफ खजाना उनको पेश करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बताइए कि योगिता पर गोली क्यों चलाई गई थी और उसे बारूदी सुरंग से हलाक करने का जतन क्यों किया गया? एतरा के आबरू तन गए और उसने हैरत से पूछा, क्या उस पर गोली चलाई गई थी? हाँ, मगर वो गोली उसके पिता के बाजू में लगी। मैं समझी नहीं। एक बार तो उसको बारूदी सुरंग से हलाक करने की कोशिश की गई और जब कि वो मोटर में जा रही थी, और दूसरी बार उसके कमरे में सोया हुआ देखकर उस पर गोली चलाई गई। लेकिन इत्तफाक से कल रात उसके कमरे में उसके पिता सोए हुए थे। गोली उनके बाजू में लगी, इसलिए वह बच गए। क्या आपको इन वाक़यात का कोई इल्म नहीं? बिल्कुल नहीं, एतरा ने कहा, और फिर कुछ सोचते हुए बोली, एक ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है। वो क्या? चंद रोज़ हुए जब मैं अपने भाई को यह समझा रही थी कि वो पुरानी अदावत को भुला दे और उन जुर्म से बाज आ जाए, तो मेरे मुंह से ये भी निकल गया था कि अदावत अगर प्यार में तब्दील हो जाए तो कितना अच्छा है।
प्यार ही हमारी हवेली वापस मिल सकती है। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, हमारी हवेली हमें क्यों कर मिल सकती है, जिसके लिए हमारे ख़ानदान का हर फर्द ठाकुर ख़ानदान के हर बुज़ुर्ग का कत्ल कर रहा है। मैंने ये जवाब दिया था कि अगर मैं ठाकुर साहब से शादी कर लूँ तो इस तरह हवेली हमें वापस मिल सकती है। एहतरा ने यह कहते हुए ठाकुर साहब की तरफ किन अखियों से देखा। आप शायद जानती नहीं कि ठाकुर साहब योगिता से शादी करने वाले हैं। मेजर ने कहा, मैं एक मुद्दत से ये बात जानती हूँ। अच्छा, तो मैं समझ गया कि आपके भाई को आपकी बात पसंद आ गई होगी और उसने योगिता को रास्ते से हटा देना चाहा ताकि ठाकुर साहब से आपकी शादी के लिए मैदान हमवार कर सकें। मेरा भाई एक पुरइसरार इंसान था। वो क्या सोचता था, मेरे लिए उसके दिल का हाल जानना मुश्किल था और उसके दिमाग पर सिर्फ एक ही बात मुसल्लत थी कि उसे ठाकुर ख़ानदान से बदला लेना है। वह सिर्फ बदला लेने के लिए ज़िंदा था। आपको शायद हमारे ख़ानदान की रवायत भी मालूम नहीं। हमारे रहबर बुज़ुर्ग मरते हुए हमारे ख़ानदान के फ़र्द के माथे पर खून का टीका लगाता था और उसे ये हलफ दिलवाता था कि उसे चैन से नहीं बैठना होगा। ठाकुर ख़ानदान को नीस्तो नाबूद करने के लिए ज़िंदा रहना होगा। मैंने यहाँ तक सुना है कि ठाकुर ख़ानदान की जिन औरतों के यहाँ लड़के ज़्यादा पैदा होते थे, मेरे ख़ानदान के लोग ठाकुर ख़ानदान की उन औरतों को भी हलाक करवा दिया करते थे। ठाकुर ने इतला की इस बात पर उसकी तरफ गलीज़ गैज़ आलूद और हकारत अमीद निगाहों से देखा। अब मैं आपसे एक और अहम सवाल पूछता हूँ, आपको उसका भी ठीक ठाक जवाब देना होगा। आपका तीसरा साथी कहाँ है? तीसरा साथी? हाँ, मुझे हवेली में आए हुए कई दिन हो चुके हैं। हवेली में बड़े संदूक से जो आदमी नक्शा चुराने आता था वो आपका भाई नहीं था। क्या मतलब? मेरा भाई ही नक्शा चुराने जाता था। मेजर कुछ सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपका भाई वहाँ जाता तो था, वो पीछे रह जाता होगा और आपने किसी साथी को नक्शा चुराने के लिए भेज देता होगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। आपको शायद गलतफहमी हो रही है। मैंने अपने भाई के साथ कभी किसी को नहीं देखा। आप जब कैमरे के केस में गिद्ध लेकर जाती थी और उसे चीखने का इशारा करती थी तो क्या आपके भाई का कोई साथी आसपास मौजूद नहीं होता था? मैं तो गिद्ध को उसी वक्त वापस ले आती थी जब हवेली के करीब जाकर वो मेरे इशारे पर एक चीख बुलंद कर दिया करता था। मेजर फिर गहरी सोच में डूब गया। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, मैं ये सवाल ख़ास तौर पर आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो शख्स हवेली में नक्शा चुराने के लिए आता था उसका कद आपके भाई से लंबा था और वो आपके भाई से ज़्यादा भारी भरकम था। मुझे अफसोस है कि इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, एहतरा ने कहा और उसके लबो लहजे में साफ साफ ये बात टपकती थी कि वो सच बोल रही है। खैर, आपके भाई के साथी का पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे एक और अंदेशा भी है और वो ये अंदेशा है कि अदालत आपको बरी कर देगी। ऐसा हो सकता है कि बरी हो जाने पर आप अपने ख़ानदान की रवायात को आगे बढ़ाएं और ठाकुर साहब से बदला लें। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इन जुराइम की सख्त मुखालफ रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं तहरीर तौर पर लिख देने को तैयार हूँ कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊँगी। मेरा भी यही मतलब था कि आप एक तहरीरी बयान दे दीजिए। क्या अभी लिख दूं? इतनी जल्दी भी क्या है? मेजर ने कहा, यह बयान आपसे लिखवा लिया जाएगा। आप ये बताइए कि आपका आइंदा का क्या प्रोग्राम है? फ़िलहाल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि मैं यहीं रहूँ या दुकान चल निकली है, मेरी अच्छी गुजर होगी। आप यहीं रहेंगी? क्या आपका बटरा नहीं जाएंगी? मैं बटरा जाकर क्या करूँगी? वहाँ आपके रिश्तेदार होंगे, वरना आप आज बटरा क्यों जा रही थी? वो तो मेरा भाई मुझे वहाँ लिए जा रहा था, एहतरा ने कहा और उसके बाद उसने झीमते हुए ठाकुर साहब की तरफ देखा। वो बड़ी नरमी से कहा, मेरे ख़ानदान ने नस्ल दर नस्ल आपके ख़ानदान पर जितना जुल्म ढाया है और आपके ख़ानदान को जिस कदर मसाइब से दो चार किया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इस वक्त आपके दिल पर जो गुजरी है उसे मैं बखूबी जान सकती हूँ, लेकिन नहायत पुरानी ख़ानदानी अदावत को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक ही रास्ता है। अगर आप इत्मीनान से गौर करेंगे तो आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे। ठाकुर साहब खामोश थे। मैं समझता हूँ कि कुमारी एहतरा खलूस का इजहार कर रही हैं। आप एक बहादुर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके अफराद नादम और परेशान दुश्मन को हमेशा मुआफ़ कर दिया करते होंगे। कुमारी अंतरा तो आपके दुश्मन भी नहीं हैं और उसके बावजूद आपसे मुआफ़ी मांग रही हैं। आपको माफ़ कर देना चाहिए, मेजर ने कहा।
ठाकुर साहब शायद मेजर के उसी इशारे के मुंतज़िर थे और उन्होंने अपना हाथ अंतरा की तरफ बढ़ा दिया। जब आदमी के दिल में नेकी का जज्बा मुअज़्ज़न हो जाता है तो उसकी शराफत और उसकी सखावत की इंतहा नहीं रहती। अगर आप यहाँ तन्हाई महसूस करती हों तो आप चलकर मेरे साथ हवेली में रह सकती हैं। मैं आपको हमेशा अपनी बहन समझूंगा, ठाकुर साहब ने कहा। एहतरा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रूहानी आवाज़ में कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी इस पेशकश ने मुझे इस दुनिया में बेयारो मददगार नहीं रहने दिया। क्या वाकई बटरा में आपका कोई रिश्तेदार नहीं? मेजर ने पूछा। कोई रिश्तेदार नहीं, एहतरा ने जवाब दिया। तो क्या आप हमारे साथ चल रही हैं? ठाकुर साहब ने पूछा। एहतरा गहरी सोच में डूब गई। चलिए ना, मेजर ने कहा, और इस तरह आपके ख़ानदान की एक पुरानी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि आपके ख़ानदान का एक फ़र्द आखिरकार 400 बरस के बाद अपने जद्दी मकान में दाखिल होगा। यानी आप चलकर वहाँ रहेंगी तो आपके बुज़ुर्गों को दूसरी दुनिया में तस्कीन मिलेगी। अभी नहीं, मैं इस वक्त वहाँ जाऊँगी जब मेरा भाई भाभी के साथ मुझे यहाँ से लेने आएंगे, एहतरा ने कहा। मेजर संग्राम सिंह और ठाकुर साहब दोनों ही उसका मतलब समझ गए। मेजर ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, यही हमें आपके भाई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। पुलिस आपका बयान लेगी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होगा और शमशान घाट में ले जाया जाएगा। आपने मेरे सर से भारी बोझ उतार दिया है। मैं उम्र भर आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। हम अपनी मोटरों के पीछे बंधा हुआ सामान उतार कर यहाँ रख देते हैं। वह सब बाहर निकले। सारा सामान उतार कर एहतरा के कमरे में पहुँचा दिया गया। जब मेजर कैमरा केस उठाकर अंदर ले जाने लगा तो एहतरा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसने कैमरे का केस खोला और उसमें से गिद्ध को निकाल लिया। उस गिद्ध ने चीखना शुरू किया। अंतरा ने उसके ठोकर मारी और बोली, जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। तुम जितनी नहूसत फैला सकते थे फैला चुके हो। अंतरा ने 2-4 ठोकरें गिद्ध के मारी और वो अपनी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। वो एक पालतू गिद्ध था और उसे गुलामी में बहुत आराम मिला था। अब वो आज़ादी हासिल करने के लिए तैयार नहीं था। एहतरा ने उसे ठोके मारती हुई बहुत दूर तक ले गई और वापस आकर बोली, ये गिद्ध हमारे पास 5 साल से था, लेकिन आपको इस इलाके में आए हुए तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। हमें यहाँ आए हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं। और इससे पहले आप कहाँ रहती थीं? मैं अपने भाई के साथ ही रहती थी, अपने आबाई इलाके में, लेकिन हमें बटरा से नहीं आए थे। आपके भाई ने यही साल ठाकुर ख़ानदान से बदला लेने के लिए क्यों चुना? वो इतने सालों तक क्यों इंतज़ार करता रहा? इसलिए कि सिर्फ 6 महीने हुए कि उसके माथे पर खून का टीका लगाया गया था और उसे बदला लेने का हलफ दिलवाया गया था। बात यह थी कि मेरे वालिद एक तवील बीमारी में मुब्तला रहे और उनका ख्याल था कि वो अच्छे हो जाएंगे तो खुद बदला लेंगे। लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि ये बीमारी मुस्तकिल है और वो जानवर ना हो सकेंगे तो उन्होंने मेरे भाई को बदला लेने का ख़ानदानी फ़र्ज सौंप दिया। मेरे भाई को हवेली के तमाम तारीख और उसके गिरदो नवाह के जगराफिये से आगाह कर दिया। इसका मतलब है कि आप हवेली के आसपास मौजूद सुरंगों से भी वाकिफ़ थीं, मेजर ने कहा। हमने यहाँ आते ही सबसे पहले सुरंगों का जायज़ा लिया था। इत्तफाक से वो साफ़ सुथरी निकली। मेरा भाई उस बात पर बहुत खुश था। आपके भाई की राइफल पिस्तौल कहाँ है? दोनों ही हैं, बक्स में बंद हैं। क्या उनका लाइसेंस आपके भाई के पास था? उसने कोई लाइसेंस नहीं लिया था। वो बटरा पहुंचकर सबसे पहले अपना असला किसी कुएं में फेंकना चाहता था। क्या हम वो 2 राइफल और पिस्तौल अपने साथ ले जा सकते हैं? मेजर ने पूछा। बड़ी खुशी से ले जा सकते हैं, एहतरा ने जवाब दिया और वो घर के अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद वो राइफल और पिस्तौल ले आई। मेजर ने उनको अपनी मोटर में रख लिया। मेजर अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने ही वाला था कि उसे कोई बात याद आ गई। एहतरा दरवाजे में खड़ी थी। मेजर ने उसके करीब आकर कहा, वो 2 बातें अभी तक मेरे दिल में खटक रही हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपने बताया है कि आपके ख़ानदान में जो गिद्ध रखा जाता था उसे सुधाया जाता था ताकि वो एक ख़ास किस्म की चीख बुलंद कर सके। जी हाँ। वो गिद्ध कौन सुधाता था? क्या उस गिद्ध को आपके भाई ने सुधाया था? नहीं, हमारे पिता ने सुधाया गिद्ध हमें दिया था, एहतरा ने कहा, और हमारे पिता ने हमें बताया था कि ये गिद्ध हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने सुधाया था। मेजर गहरी सोच में डूब गया और उसने एक और सवाल किया, क्या आपके भाई के पास दस्ती बम भी थे? जी हाँ, मैंने उसके पास सिर्फ एक दस्ती बम देखा था और वो दस्ती बम आपके भाई ने कल योगिता पर फेंका था। योगिता पर? हाँ, कल जब मैं योगिता को अपने साथ
आपके स्टोर में लाया था तो आपका भाई उसे देखकर सख्त हैरान हुआ था। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया था जब आप कल योगिता के साथ आए थे, एस्तरा ने कहा। लेकिन मेरा भाई क्यों हैरान हुआ था? इसलिए कि वह परसों रात घोड़े पर सवार होकर योगिता के यहाँ गया था और उसने ये समझकर योगिता पर गोली चलाई थी कि जिस पर वो गोली चला रहा है वो योगिता है। मगर गोली योगिता के पिता को लगी और कल आपके भाई ने योगिता को जिंदा देखकर उस पर टाइम बम फेंका। लेकिन आपके भाई को मालूम नहीं था कि वो जिस पर टाइम बम फेंक रहा है वो योगिता नहीं है। वो योगिता नहीं थी? एस्तरा ने पूछा। नहीं, योगिता के भेष में मेरा असिस्टेंट प्रदीप था और शायद इसलिए मेरा भाई घबरा गया कि वह पुलिस अफसरों से बाजी नहीं ले जा सकेगा। क्या आपका भाई परसों रात आपके सामने घोड़े पर सवार होकर गया था? जी हाँ। क्या आपका भाई जब परसों रात को लौटा था तो घोड़ा वापस लाया था? नहीं, उसने वापस आकर कहा था कि वो घोड़ा अपने किसी वाकफ जागीरदार के हाथ छोड़ आया है। आपके भाई ने आपसे झूठ बोला, मेजर ने कहा। उस घोड़े को तो मैंने परसों रात गोली मारकर हलाक कर दिया था और उसकी लाश सुरंग में पड़ी है। मगर मेरा भाई दूसरे दिन सुबह घोड़ा वापस ले आया था, एस्तरा ने कहा। और फिर उसे कुछ याद आ गया। वो मेरा भाई नया घोड़ा लाया होगा, क्योंकि कल जब मैंने उस घोड़े की सवारी की तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह रास्ता भूल रहा है। अब मैं समझी कि हमने जिस जागीरदार से पहले घोड़ा खरीदा था और उसके पास 2 जुड़वां घोड़े थे, मेरा भाई मुझे अंधेरे में रखने के लिए वो घोड़ा उससे खरीद लाया होगा। मेजर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका कयास बिल्कुल सही साबित हुआ और अब वह इस बात का और भी कायल हो गया कि एस्तरा उससे सच बोल रही थी। उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे एस्तरा से उसको गहरी हमदर्दी होती जा रही हो। उसे मालूम था कि कानून एस्तरा को भी माफ़ नहीं करेगा और उसको एक कातिल की शरीके कार करार दिया जाएगा। मेजर ने उससे आखिरी सवाल पूछा। जब आपके पिता जिंदा थे तो आपका कोई रिश्तेदार कभी आपसे मिलने के लिए नहीं आया था? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। अगर कोई है तो मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ एक आदमी को जानती हूँ जो साल में एक बार मेरे पिता से मिलने आता था। वो कोई गरीब आदमी था। हमारे यहाँ एक ही रात रहता और सुबह होते ही चला जाता। मेरी माँ के रिश्तेदार हैं, लेकिन वो कभी हमसे मिलने नहीं आए। मेरे पिता मेरी माँ के रिश्तेदारों को पसंद नहीं करते थे। शुक्रिया, मेजर ने कहा। मैंने आपका काफ़ी वक्त ज़ाया किया। नमस्ते। नमस्ते। और ये कहकर अंतरा दुकान के अंदर चली गई और वह सब हवेली की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ठाकर साहब ने अपनी मोटर रोक ली। मेजर की कार उनके कार के पीछे थी। जब मेजर की कार उनके नज़दीक आ गई तो ठाकर साहब ने अपनी कार से बाहर निकल कर कहा, आप चलिए, मैं योगिता से मिलकर आता हूँ। शाम अब रात में तब्दील होती जा रही थी और आज आप कहीं नहीं जाएंगे। कल सुबह से आपको पूरी आज़ादी मिल जाएगी। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि न्यूरेशन व्यूकर का साथी अभी आज़ादाना तौर पर घूम रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि हम मंजिल पर पहुंचकर नाकाम हो जाएं और दुश्मन कामयाब हो जाए। आप कह रहे हैं कि कल सुबह से मुझे पूरी आज़ादी मिल जाएगी। क्या न्यूरेशन व्यूकर के साथी को आज रात ही अपनी गिरफ्त में लेने की उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो है, लेकिन उसका इन्हिसार हालात पर है। मैं ये नहीं जानता कि उसके साथी को उसके फरार और उसकी मौत की खबर है या नहीं। एक बात और भी है, मुझे ये देखना है कि न्यूरेशन के साथी को ये एतमाद कहाँ तक है कि उसे कोई खतरा नहीं। ये कहकर मेजर प्रदीप से मुखातब हुआ। प्रदीप, तुम न्यूरेशन व्यूकर की लाश आज ही बस्ती नागगढ़ के थाने में पहुंचा दो। वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर को अपने साथ ले आओ। मैं न्यूरेशन की लाश आज ही पुलिस थाने इसलिए भेजना चाहता हूं कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि वो मर चुका है। प्रदीप मेजर की मोटर में न्यूरेशन व्यूकर की लाश लिए हुए बस्ती नागगढ़ की जानब रवाना हो गया। पूर्णा और मेजर संग्राम सिंह और ठाकर वीर सिंह भी मोटर में जा बैठे। कार हवेली के हाथे में दाखिल हुई। मेजर उससे निकलकर एक तरफ खड़ा हो गया। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। 5 मिनट के बाद वह हवेली में दाखिल हुए, जिसमें अंधेरा था। श्री राम बाबा की तबीयत खराब मालूम होती है, वरना यहाँ अंधेरा हरगिज ना होता। मैं जाकर देखता हूँ, ठाकर साहब ने कहा और नौकरों की कोठरियों की तरफ चल पड़े। नाना राय ने हवेली की बत्तियाँ रोशन कर दी। आप मेरे साथ इधर आइए, मेजर संग्राम सिंह ने नाना राय से कहा। मेजर उसे इस कमरे में ले गया और जिसमें दस्तावेज़ात का बड़ा संदूक पड़ा हुआ था और उस कमरे का फानूस रोशन कर दिया गया।
मेजर उस संदूक के पास जा खड़ा हुआ और उसने उसका ताला टटोल कर देखा और उसके होंठ गोल हो गए और वो सीटी बजाने लगा। इतने में ठाकर वहां पहुंच गए और बोले, श्री राम बाबा बुखार में फंक रहा है, आज रात को खाना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेजर ने कहा, पूर्णा बहुत अच्छा खाना बना लेती है। मैं यहाँ से निमट कर अभी उससे जाकर कहता हूँ कि आज वो अपना औरत वाला फ़र्ज अंजाम दे। और उसके बाद मेजर ने अपना सर खुजाते हुए ठाकर साहब से पूछा, इस संदूक की चाबियाँ कहाँ हैं? मेरे कमरे में हैं। आप अपने कमरे में उसकी चाबियां कहाँ रखते हैं? अपने संदूर में रखा करता था, लेकिन जिस दिन से आपने मुझे यह हदायत दी थी कि मैं उन चाबियों को छुपा कर रख दूं, और मैंने उनको एक ऐसी जगह रख दिया था कि उनको मैं ही ढूंढ सकता हूं। आपने ज़रा वो चाबियां लेकर आए, मेजर ने कहा, और ठाकुर साहब अपने कमरे की तरफ चल दिए। आप चाबियां क्यों मंगवा रहे हैं? नाना राय ने पूछा। मेरा ख्याल है कि हमारी गैर हाजिरी में किसी ने यह संदूक खोला है या खोलने की कोशिश की है, मेजर ने जवाब दिया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि न्यूरेशन व्यूकर का साथी यहाँ आया था? हाँ, इसका मतलब ये हुआ ठाकुर साहब को अभी खतरा मौजूद है, इसलिए तो मैंने उनको योगिता के घर जाने नहीं दिया। ठाकुर साहब वापस आ गए और उनका रंग फक हो गया था। चाबियाँ वहाँ नहीं हैं, उन्होंने कहा। मेरा भी यही ख्याल था। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है न्यूरेशन के साथी ने मैदान खाली पाकर अपना काम जारी रखा, और मैं ये समझता हूँ कि इस मर्तबा वो अपने इरादे में कामयाब हो चुका है, यानी खजाने का नक्शा ले जा चुका है। हाँ, ठाकर साहब का रंग और फीका पड़ गया। दुश्मन नक्शा ले जाने में कामयाब हो चुका है तो अपने दूसरे मकसद में भी कामयाब हो सकता है। मुझ पर, योगिता पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। हमारी ज़िंदगी अभी तक खतरे में है। ठाकुर साहब ने कहा, लेकिन आप तो ये कहते थे कि आज रात न्यूरेशन के साथी को अपने कब्ज़े में ले लेंगे, मगर मैंने ये शर्त भी आयद कर दी थी कि अगर हालात मुनाफिक हुए तो दुश्मन को पकड़ा जा सकेगा, मेजर ने कहा। क्या हालात मुवाफिक हैं? ठाकुर साहब ने पूछा। मुवाफिक हैं, मेजर संग्राम ने कहा। मेजर के इस ड्रामाई इंकशाफ पर नाना राय और ठाकुर साहब हैरान रह गए। अगर हालात मुवाफिक और साजगार हैं तो उसे पकड़ने में क्या देर है? ठाकुर साहब ने पूछा। कोई देर नहीं, मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पूर्णा के पास जाकर उसे खाना तैयार करने के लिए कह कर आऊँ। मेजर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। नाना राय और ठाकुर वहीं खड़े रहे और एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखते रहे। मेजर हाथ में टार्च लिए वापस आ गया। चलिए मैं आपको न्यूरेशन व्यूकर के साथी सुरिंदर व्यूकर से मिलाता हूँ। आप तो उसका नाम भी जानते हैं, ठाकुर साहब के मुंह से निकला। और मैं उसका नाम ही नहीं, उसे भी जानता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि वो कहाँ रहता है। कहाँ रहता है? ठाकुर साहब ने हैरत से पूछा। करीब ही रहता है। आप बेकरार हुए जाते हैं और थोड़ी ही दूर आगे बढ़े तो मेजर ने ठाकुर साहब से पूछा, श्री राम बाबा का कमरा कहाँ है? और ज़रा देखें तो उसे कहीं ज़्यादा बुखार तो नहीं। ठाकुर साहब मेजर को श्री राम बाबा के कमरे में ले गए और मेजर ने बुखार में फंकते हुए श्री राम बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा, लीजिए, न्यूरेशन व्यूकर का दूसरा साथी आपके सामने मौजूद है, श्री राम व्यूकर। ठाकुर साहब और नाना राय मेजर के इस ड्रामाई इंकशाफ पर भौंच के रह गए और ठाकुर साहब के मुंह से निकला, श्री राम बाबा मेरे ख़ानदान का वफादार नौकर है। हाँ ठाकुर साहब, और आपके ख़ानदान की कहानी एक बेहानक इंतकाम की कहानी है, और उसके बारे में गौर करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व्यूकर ख़ानदान अपने ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द आपके ख़ानदान में मुलाजम भी करवाता रहा है, और उस नौकर की मदद से आपके ख़ानदान में हर किस्म की वारदातें करवाई जाती थीं। आपके यहाँ नौकर इसलिए इतने दिन काट लेते थे क्योंकि वो अपनी वफादारी का बेपनाह सबूत दिया करते थे, लेकिन दरअसल वो अपने ख़ानदान के वफादार होते थे, मुखबरी करते और संगीन जुराइम में उनका हाथ बटाते थे। आपको इस अमर पर गौर कीजिए कि लोग कितने सख्त जान थे, अपने ख़ानदान के इंतकाम की रवायत को बरकरार रखने के लिए किस कदर एसार कर सकते थे। न्यूरेशन व्यूकर अपनी बहन को गिद्ध के साथ यहाँ इसलिए भी भेजता था कि श्री राम बाबा खबरदार हो जाएं, और आपके दस्तावेज़ात वाले कमरे में श्री राम बाबा अपने ख़ानदान का बाना पहनकर वो नक्शा चुराने आता था। आप देख सकते हैं कि श्री राम बाबा ग्रैंडियल शख्स है। श्री राम बाबा मेजर की बात सुन रहा था, लेकिन अपनी गुनाहों से यह साबित करना चाहता था कि वो कुछ भी नहीं सुन रहा, और वह मेजर के मुंह से अपना असली नाम सुनकर सख्त हैरान हो रहा था।
मेजर साहब, श्री राम बाबा को ऐसा भेस बदलकर वो नक्शा चुराने की क्या ज़रूरत थी? वो इस नक्शे को पहले भी चुरा सकता था। मैं अक्सर अपने घर से बाहर भी रहा हूँ। मसलन मैं आपके पास शहर भी गया था और वहाँ 2 दिन रहा। ठाकुर साहब ने पूछा। आप भी बहुत भोले हैं। न्यूरेशन कच्ची गोलियां नहीं खेला था और उसने पहले श्री राम बाबा को नक्शे का असल राज बताया ही ना होगा और हाल ही में आगाह किया होगा कि वो खजाने में से कुछ हिस्सा देने का वादा किया होगा। मेजर कुछ सोचने के लिए रुका तो नाना राय ने पूछा, श्री राम बाबा को चोर बनकर आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? न्यूरेशन हर बात को जानी बूझी साजिश का रंग देने से गुरेज करता था। श्री राम बाबा उसकी बताई हुई तरकीब पर अमल करता रहा। ओ मेरे भगवान, मुझे उस पर अचंभा हो रहा है कि एक ख़ानदान में इंतकाम का जज्बा इतनी शिद्दत से क्यों कर मौजूद रह सकता है। यही तो इस किस्से की खसूसियत है। मेजर ने श्री राम बाबा की चारपाई की तरफ बढ़ते हुए कहा। मेजर ने श्री राम बाबा की चारपाई के करीब जाकर उसके तकिए के नीचे हाथ डाला और वहां से दस्तावेजात वाले संदूक की चाबियां निकालकर ठाकुर साहब को दिखाईं। श्री राम बाबा ने मेजर की तरफ देखा और फिर करवट बदल कर लेट गया। श्री राम बाबा, वो नक्शा कहाँ है? श्री राम बाबा ने अपने बिस्तर की दरी के नीचे से एक कागज़ निकाल कर दे दिया और मुंह से कुछ न कहा। लीजिए, नक्शा भी लीजिए। मेजर ने ठाकुर साहब को कागज़ देते हुए कहा। ठाकुर साहब की आंखें शोले उगल रही थी और दूसरी तरफ श्री राम बाबा की तरफ कहर आलूद निगाहों से देख रहे थे। यह हमारी खुशनसीबी है कि श्री राम बाबा ने किसी तेज़ धार वाले आले से अपने कंधे पर जो जख्म लगाया था उसका जहर उसके जिस्म में फैल गया और उसको बुखार आ गया, वरना श्री राम बाबा को ढूंढना और जोए शेर लाने के बराबर हो जाता और श्री राम बाबा नक्शा लेकर रफू चक्कर हो चुका होता। खैर, प्रदीप थोड़ी देर के बाद पुलिस अफसर को साथ ले आएगा और श्री राम बाबा को उसके हवाले कर दिया जाएगा और वही आकर बयान भी कलम बंद करेगा। श्री राम बाबा को अस्पताल में दाखिल करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी।